सभी साथियों को सलाम। मेरा नाम सत्यम है और आज हम शहीद आजम भगत सिंह को याद करने के लिए इस वेबिनार में एक साथ हुए हैं। मेरे साथ इस वेबिनार में एआईएसएफ उड़ीसा से संघमित्रा जेना जी, एआईएसएफ दिल्ली से अपराजिता जी और एआईएसएफ झारखंड से कॉमरेड विक्रम मौजूद हैं। सभी को लाल सलाम। है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते। लोगों में शायद ही कोई ऐसा होगा जो शहीद आजम भगत सिंह को ना जानता हो, जो उनके काम से वाकिफ ना हो। हमारा देश दुनिया के सबसे पुराने देशों में से है और इसका इतिहास, इसकी कहानियां हजारों साल पुरानी है। मगर फिर भी जब भी हम इसके इतिहास को दोहराते हैं, जब इसके इतिहास को याद करते हैं, तो एक 23.5 साल के नौजवान जिसकी जिंदगी का अंतराल बस 23.5 साल रहा, उसको याद किए बिना अगर उसका नाम नहीं लिया जाए, उसके काम के बारे में बात ना की जाए, तो ऐसा लगता है कि समूचे भारतवर्ष का इतिहास जो है वो हमने अधूरा कहा है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और वो सरदार किशन सिंह के घर पैदा हुए थे। उनके सरदार किशन सिंह जी के पिता सरदार अर्जन सिंह थे, भगत सिंह के दादा, जिन्होंने उनके भगत सिंह के पैदा होते ही ऐलान कर दिया था कि इनकी जो जिंदगी है, भगत की जो जिंदगी है, वो हिंदुस्तान की खिदमत में खर्च होगी, वो देश के लिए खर्च होगी। तो और उनके जो दोनों चाचा रहे, ये सरदार किशन सिंह के भाई स्वर्ण सिंह और सरदार अजीत सिंह, ये दोनों भी उसी वक्त, उसी भगत सिंह के पैदा होने के कुछ दिन बाद ही जेल से रिहा हुए थे और इसीलिए भगत सिंह की परवरिश भी एक काफी इनकलाबी माहौल में हुई। उसके बाद भगत सिंह के साथ फिर जो हुआ, उनका गांधी के तरफ उनका झुकाव, जालियांवाला बाग के तरफ में एक कहानी है। जब जालियांवाला बाग हुई थी तब वो स्कूल की जगह जालियांवाला बाग गए थे और वहां पे जो रक्त से सनी मिट्टी थी उसको लेकर घर आए थे, उसको लेकर घर आके रखे थे। उसके बाद और वहां पे ही सौगंध खाई थी, उसी रक्त से सनी मिट्टी को छूकर सौगंध खाई थी कि वो साम्राज्यवादी ताकतों से लड़ेंगे, जो भी शोषक है उससे लड़ेंगे। और उसके बाद भगत सिंह बस जंग आजादी में एक ही तरफ से कूद पड़े। एक तरह से भगत सिंह नए नए जोखिमों में घुसते रहे, खुद को और बिस्मिल को निकालने की कोशिश की। उसके आगे, उसके पहले लाला जी का मौत का बदला लेने की कोशिश की। खुद वो असेंबली में गए थे बम फेंकने के लिए। तो उनका हमेशा से चरित्र ही कुछ ऐसा रहा। हम आज यहाँ पे साथ में हैं क्योंकि हम और एक और बात है कि भगत सिंह के साथ साथ हिंदुस्तान की आजादी के जंग में ऐसे कई सारे लोग रहे। चापेकर बंधु वो से अगर शुरू करें, चापेकर बंधु हुए या के कॉमरेड हुए, शुरुआती दौर में जितने वामपंथी एक्टिविस्ट रहे, जितने नेशनलिस्ट एक्टिविस्ट रहे, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी, अलग अलग तरह से कुर्बानियां दी। बहुत सारे लोग जुझारू रूप से लड़ते रहे, मगर फिर भी इन सब नामों में ऐसी क्या वजह है कि भगत सिंह का नाम हम सबसे, इन सब नामों से थोड़ा अलग खड़ा होता है? क्यों हम भगत सिंह को याद करते हैं, क्यों इनसे ज्यादा जानते हैं, या क्यों भगत सिंह को आज भी याद करना जरूरी है? तो शायद आज इस चर्चा के दौरान हम उस जवाब के और करीब पहुंच पाए। और मैं ऐसे आज यह सब शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि संघमित्रा जेना जी आज की परिचर्चा शुरू करें। मगर शुरू करने के पहले मैं दो कॉमरेड्स की याद में कुछ देर का मौन रखना चाहूंगा। सबसे पहले आज ही खबर आई है कि इप्टा रायगढ़ के हमारे कॉमरेड अजय आठले जी अब हमारे बीच नहीं रहे। और आज अभी कुछ ही दिनों में 1 अक्टूबर आएगी जब हमारे जमशेदपुर के मजदूर नेता कॉमरेड एसएन सिंह को गए 1 साल होने को है। तो इन दोनों की स्मृतियों को लाल सलाम पेश करते हुए मैं आज की परिचर्चा का शुरुआत करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि संघमित्रा जी आज भगत सिंह पर अपना वक्तव्य पेश करें। संघमित्रा जी। कॉमरेड। पहले तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है।
पहले तो जी जी। हम इप्टा घाटशिला का पूरा शुक्रिया अदा करेंगे। सभी साथियों को हम अपना संग्रामी अभिवादन लाल सलाम पेश करेंगे कि उन्होंने हमें मौका दिया कि जिस एक शख्स के बारे में कुछ बात रखने के लिए, वो एक मसीहा थे, वो हमारे अंदर है, हमारे संघर्षों में जिंदा है। उनकी जो विचार है वो हमारे साथ है और आने वाली पीढ़ी के लिए हम उसे इसी तरह से जोरदार संघर्ष को और भी आगे लेके जाएंगे, ताकि उनका जो सपना था, उनका जो विचार था, उनके जो सपनों का भारत था, जो समाज था, उसके निर्माण के लिए हम अपना योगदान दे रहे हैं। और इसी तरह से आने वाले पीढ़ी को भी हम तैयार करेंगे कि शहीद भगत सिंह का जो विचारों का जो समाज था, उसको किस तरह से हम ला पाए। तो फिर से हम कॉमरेड अपराजिता और बाकी सभी साथियों का हम क्रांतिकारी अभिनंदन करना चाहेंगे। और साथ ही पहले तो हम माफी चाहेंगे कि हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम ओडिशा से हैं और इतना कंफर्टेबल नहीं भी है हिंदी में। फिर भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन हमारे अंदर जो विचार है, जो संघर्ष है, उसमें हम एक हैं और यही हमारी पहचान है, हमारी एकता है। तो साथ ही जिस तरह से आप बोल रहे थे कि ऐसे तो बहुत सारे लाखों शहीद हुए हैं जो लोग इस देश को आजाद करना चाहते थे, लेकिन क्यों शहीद आजम इतने खास हैं? क्यों वो नौजवानों के लिए एक मसीहा बन गए, एक आइडियल बन गए? क्योंकि ऐसे बहुत सारे देश प्रेमी थे जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, जेल गए थे, फांसी पर चढ़े थे, जान गंवाए थे, लेकिन शायद ही कोई ऐसा देश प्रेमी होगा, ऐसा शख्स होगा जिसके शहीद होने के बाद लाखों करोड़ों नौजवान छात्र उनके राह पर चलने के लिए तैयार हो गए, और वो शहीद आजम भगत सिंह थे। तो कॉमरेड, ये अभी कल हम उनका जन्म दिवस मनाएंगे, और उस मौके पर जब हम एक दिन पहले उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि हम एक इंसान को मार सकते हैं, उसके विचार को नहीं, जो कॉमरेड भगत सिंह बोलते थे। सही बात है, क्योंकि उनका जो विचार है वो हमारे संघर्ष में जिंदा है और जिंदा रहेगा जब तक इनकलाब नहीं आता है। अगर अभी के समय में शहीद आजम जिंदा होते तो क्या होता? अगर आज शहीद आजम जिंदा होते तो क्या उनको देशप्रेमी कहा जाता? उनका जो सपना था, जिस आजादी के लिए उन्होंने अपना जान गंवाया था, क्या वो आजादी मिल गई है? क्या उनका जो सपना था, क्योंकि कल आप देखेंगे कि पूरा फेसबुक, पूरा सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, वो पूरा छा जाएगा भगत सिंह के पोस्टर से। हर नौजवान, हर छात्र, और उनके विचार से, भगत सिंह जी के विचार से जो लोग पूरा विपरीत हैं, वो लोग भी कल भगत सिंह के जयंती को मनाएंगे, उनके फोटो पर भी माला चढ़ाएंगे, भगत सिंह जिंदाबाद भी बोलेंगे। लेकिन हर कोई अगर गांधी का टोपी पहन लेने से कोई गांधीवादी नहीं बनता है, उसी तरह से भगत सिंह के फोटो अपने फेसबुक प्रोफाइल पर चढ़ाने से कोई भगत सिंह के विचार को ग्रहण करता है, उसको मानता है, उनके राह पर चलता है, ये प्रमाणित नहीं होता है। और ये लोग जो सत्ता पर अभी बैठे हैं कॉमरेड, इनको तो जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि ऑस्कर का अवार्ड मिलना चाहिए, चाहे चाचा की बात हो, नेहरू जी की बात हो, सुभाष चंद्र बोस की बात हो, गांधी जी की बात हो, ये सबको अपना बोलते हैं ऑन स्क्रीन, और ऑफ स्क्रीन मैं आपको मतलब भूल जाऊंगा शायद, इसलिए मैं बोल देती हूँ पहले। हमारे ओडिशा में 6 क्लास में MIL बुक पर एक टॉपिक पढ़ाया जाता है बच्चों को, देश प्रेमी सावरकर, ये इनकी असलियत है। तो साथ ही जो हम बोल रहे थे कि भगत सिंह जी का जो सपना था, सपनों का भारत था, क्या अभी ये जो 2020 चल रहा है, क्या उनका सपना पूरा हो गया है? अंग्रेज चले गए हैं, जो शासक है उनका रंग बदल गया है, ये सच है, रंग सिर्फ बदला है, लॉ का जो बुक है वो बदला है, लेकिन शोषण अभी भी जारी है और जोरदार तरीके से हो रहा है।
हाँ, ये अलग बात है कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी था और अभी रिलायंस का राजूत चल रहा है, उनका अभी एम्पायर वो लोग खड़ा किए हैं। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी था और अभी ये अंबानी अदानी जी का चल रहा है, लेकिन बदला कुछ नहीं है। मुझे तो कभी कभी पहले कुछ साल पहले लगता था कि इतना सब हो रहा है फिर भी नौजवान कैसे चुप है, उनको क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या भगत सिंह जी का जो विचार था, क्या सच में ये नौजवानों के ऊपर कोई प्रभाव उसका अभी तक नहीं रहा? लेकिन जिस तरह से पूरे देश भर में सीएनआरसी का मूवमेंट हुआ, जेएनयू में जो हुआ, जमिया में जो हुआ, रास्ते पर जैसे छात्र नौजवान निकल के आए, चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो। और एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोल देना चाहती हूँ, मन की बात में मोदी जी ने कुछ दिन पहले जो बोला था, बीजेपी का ही वो यूट्यूब चैनल था, डिजिटल इंडिया बोलते हैं ना, उसी डिजिटल इंडिया में इस देश के नौजवान और छात्रों ने उनको जवाब दिया है डिसलाइक बटन दबाकर। 7-8 लाख डिसलाइक और सिर्फ कुछ हजार लाइक मिले, उनका ही चैनल था। हाँ, ये अलग बात है कि अगर किसी न्यूज चैनल का वो यूट्यूब होता तो फिर वो बोल देते कि भाई ये तो नेहरू जी ने किया है, गांधी जी का षड्यंत्र है, या फिर भगत सिंह जी ने कुछ किया है, लेकिन वो बीजेपी का खुद का चैनल था। तो कहीं ना कहीं ये इस देश के जो नौजवान है, जो 60% से भी ज्यादा पॉपुलेशन है इस देश, उन्होंने ये समझ लिया है कि ये देश जो है ये किसके विचारों पर चलेगा। अगर शोषण को खत्म करना है, अगर हमें सबको बराबरी में लाना है, सबको अपना बराबरी का जो अधिकार है दिलाना है, तो हमें भगत सिंह, अंबेडकर जैसे कि हमने बोला कि अगर आज भगत सिंह जी जिंदा होते तो शायद वो उमर खालिद, शर्जील की तरह वो भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर यूएपीए का चार्जेस लगाया दिया जाता और वो भी देशद्रोही कहलाते। उस जमाने में उनके टाइम पर देशद्रोही वो लोग खुद को कहते थे, इसीलिए क्योंकि अंग्रेज उनको देशद्रोही बोलते थे। और एक देश प्रेमी का, सच्चा देश प्रेमी का यही सर्टिफिकेट होता था कि अंग्रेज जिसको देशद्रोही बोलते थे वही सच्चा देशभक्त देश प्रेमी होता था, क्योंकि वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे, उनके खिलाफ विद्रोह करते थे। अभी जब छात्र और नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं सब मिलकर इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अभी ये देशद्रोही हैं। और शायद अगर भगत सिंह जी जिंदा होते तो वो भी आज सलाखों के पीछे होते, उनके ऊपर भी यूएपीए की चार्जेस लगाए गए होते। क्योंकि क्रोनोलॉजी आप समझ लीजिए किस तरह से ये लोग, जो इस देश की डेमोक्रेसी है, जो संविधान है, उसको खत्म करने के लिए एक स्टेप करके पूरा उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो ये जब कोरोना का माहौल था तो ये पहले एजुकेशन के ऊपर हमला किए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाए बिना संसद में चर्चा किए। क्या यही भगत सिंह का सपना था कि ऐसा एक देश बनेगा जिसका संविधान होगा, जिसका बहुत सारे लॉज होंगे, जहां पर यहाँ असेंबली होगा, पार्लियामेंट होगा, बहुत सारे चर्चा होंगे, जो देश के हित में होगा वही कानून, वही पॉलिसीज लागू होंगे और सबके लिए जो बराबरी का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो बराबरी मिलनी चाहिए वो मिलेगा। क्या जिस तरह से एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ बिना संसद में चर्चा किए हुए, बिना कोई स्टेक होल्डर से बातचीत किए हुए, उनका सजेशंस, उनका ओपिनियंस नहीं लिया गया, किसी भी स्टेट का उन्होंने सजेशंस भी नहीं मांगे, उनके साथ भी बातचीत नहीं हुआ और एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया। पहले वो जो हमला किए हैं एजुकेशन के ऊपर, सबका दिमाग खाली हो जाए, कोई विचार ना करे, कोई क्वेश्चन ना करे, कोई भी कुछ भी चीजों का एनालिसिस ना कर पाए, ताकि वो कौवा को अगर व्हाइट बोले तो आप भी भक्तों की तरह हाँ जी करके आपको बोलना पड़ेगा। क्योंकि भगत सिंह जी एक जीनियस थे, वो उनके यूनिवर्सिटी के टॉपर थे। और शिक्षा की तो यही खास बात है, हम लोग सर्टिफिकेट ले रहे हैं, पैसा देके सर्टिफिकेट ले रहे हैं, ये सही बात है, लेकिन एजुकेशन क्या है?
रियल क्वालिटी एजुकेशन क्या है, साइंटिफिक एजुकेशन, कि वो आपको क्वेश्चन करने की जो क्षमता है वो देता है। और ये सरकार, ये व्यवस्था चाहती है कि आपसे वो चीज, वो साइंटिफिक टेम्पर छीन लिया जाए, ताकि आप क्वेश्चन ना कर पाए क्या सही है क्या गलत है। कोरोना के लिए क्या थाली ताली और दीप जलाना सही है? या जिस तरह से ज्यादा हॉस्पिटल्स की जरूरत है, पीपीई किट की जरूरत है, वो सब नहीं है। और दूसरा जो हमला आप लोग लगातार देख रहे हैं कि जितने भी नवरत्न कंपनियां हैं, एयर इंडिया हो, रेलवे हो, आपका एलआईसी हो, बीएसएनएल हो, हर जो चीज है जो देश को देश बनाता है, उस चीज को वो लोग बेच रहे हैं। और जिन लोगों के नाम हमने आपको बताया, अंबानी की बात हो, अदानी की बात हो, इनका नाम लेना भी अभी अच्छा नहीं लग रहा है भाई, कितना बार नाम ले, ठीक है। तो ये लोग उसको बेच रहे हैं। जैसे कि एक नालायक लड़का अपने घर की जमीन जायदाद बेच करके घर को चलाता है, उसी तरह से ये नालायक सरकार इस देश की जो संपत्तियां हैं, जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था, जिसमें उनका जो लहू है वो शामिल था, उसको ये लोग बेच रहे हैं। और दूसरी ओर इन्होंने क्या किया है अभी, कि ये जो फार्म बिल भी अभी इन्होंने पास किया है, किस तरह से राज्यसभा में पास किया गया? क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या यही पूरा विश्व का जो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी इसे कहा जाता है, हमारे देश के डेमोक्रेसी को? अगर कोई एक भी विपक्ष बोलता है, मतलब मुझे तो इतना नॉलेज नहीं कि मैं संसद नहीं गई हूँ, लेकिन मुझे जितना पता है, अगर कोई भी एक विपक्ष वोटिंग के लिए बोलता है तो वहां पर वोटिंग होता है। लेकिन आप संसद की पूरा सीन देख लीजिए, क्या चल रहा था। और ध्वनि मत में उसको पास किया गया, जैसे हम बच्चे करते हैं ना, अरे भाई जिसका मतलब आवाज ज्यादा होगा तो उसको उसका बात हम लोग मानेंगे। तो यही यही संसद है। तो इस तरह का कानून आप बना रहे हैं। जो आरएसएस के खुद का जो मतलब उनका जो कृषि संगठन है, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। उनकी कैबिनेट की जो मिनिस्टर है वो भी समझ नहीं पा रहे, ये इतना मतलब स्पेस साइंस उसमें है कि वो कोई भी नहीं समझ पा रहा है, सिर्फ बीजेपी वाले ही समझ रहे हैं। वो लोग अभी सभी क्षेत्रों में ये कैपिटलिस्ट को, कारपोरेट को घुसाने का जो रास्ता है वो निकाल चुके हैं। शिक्षा का तो पूरा गया, अभी जितने ये जो कंपनीज थे, जो राष्ट्रायत्त उद्योग थे, इनका भी गया। अभी बचा क्या था? सिर्फ जमीन। किसान जो जमीन से कुछ उगाता था, उससे उसका घर चलता था। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कोई किसी का कर्जा है, वो जान गंवाता था, वो सुसाइड करता था, लेकिन फिर भी उसको कुछ भरोसा था कि मेरे पास एक जमीन है, मेरे पास दो रोटी, दो चावल मैं वहां से उगा सकता हूं, मेरा घर चल सकता है। अभी ये सरकार ने क्या किया? जमीन पे घुस के किसान की जो गला है उसको दबा के उस खेती से उसको निकालने का पूरा ये बिल, ये कानून लाए हैं ये लोग। तो साथ ही हम बस ज्यादा नहीं बोलेंगे, हमारा कहने का मतलब यही है कि हम जिनके विचारों को अपनाए हैं, उनके विचारों को सम्मान देते हैं, उनके विचारों पर ही हम जीते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। उस महान महापुरुष के सपने आज अधूरे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। इनकलाब जिंदाबाद की वो नारा अब भी जब भी हम फेसबुक खोलते हैं तो एक सीन निकलता है अजय देवगन जी के फिल्म का, कि आजादी, सिर्फ आजादी हमारा मतलब नहीं है कि कुछ अंग्रेजों से लेकर कुछ मुट्ठी भर रईस ताकतवर इंसानों के हाथ हम उस सत्ता को दे दें। सबको बराबरी मिले, सबको बराबरी का अधिकार मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, महिलाओं को उनका अधिकार मिले, कोई भी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, शोषण इस समाज में नहीं होगा। यही तो सपना था। आज देख लीजिए मीडिया वालों का रोल क्या है। उस वक्त जब देश में फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, मीडिया एक मतलब एक वाइटल रोल प्ले कर रहा था उस टाइम पर। अभी मीडिया क्या कर रही है?
उस वक्त अंग्रेज जो कर रहे थे ना, ये मीडिया अभी वही काम कर रही है। कभी भी जो सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम मीडिया है, आप खोल के देख लीजिए, हर वक्त टीवी स्टूडियो में मतलब एक युद्ध चलता है। चीन आ गया, पाकिस्तान आ गया, देश का क्या हालत है, ये नौजवानों को, छात्रों को दिखाने का कोई मौका ही वो लोग नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से अभी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है 45 ईयर्स में हाईएस्ट रेट पर, जिस तरह से अभी जो महिलाओं के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न है पूरे विश्व भर में हमारा देश सबसे 1 नंबर पर है, उसके ऊपर चर्चा नहीं होता है। शिक्षा को पूरी तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन करने की जो साजिश है वो रचा जा रहा है, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है, कोई न्यूज नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत और हमारे ओडिशा में भी एक ऐसा ही केस है, चल रहा है भाई, 24 घंटा चल रहा है। कितने जो नौजवान है वो नौकरी नहीं पाकर वो खुदकुशी कर रहे हैं, गलत रास्ते जा रहे हैं। किस तरह से हमारे स्टेट की जो +2 की आर्ट्स की जो टॉपर है, वो अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज निकला है कि वो स्टेट की टॉपर है, लेकिन वो ग्रेजुएशन भी कर पाएगी कि नहीं, वो अभी भी द्वंद में है। वो चाहती है पढ़ना, अच्छी एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। क्या यही भगत सिंह जी का सपना था कि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, जैसे हम आलू टमाटर खरीदने जाते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो ज्यादा खरीद के ले जा सकता है, तो इसी तरह से अभी एक कमोडिटी बन गया है एजुकेशन कि जिसके पास पैसा होगा उसी का बच्चा ही डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बनेगा। आपके पास पैसा नहीं है इसीलिए आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता है। और अगर कोई स्टूडेंट इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो वो देशद्रोही है, हमें मंजूर है शायद। अमीर अजीज के 2 लाइन हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तुम काला कमल लिखो, तुम काला कमल लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम काला कमल लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम जमीन पर जुल्म लिखो, आसमान पर इनकलाब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। आप लोग जो कर रहे हो वो सब लिखा जाएगा। आप अभी सत्ता में है, टेक्स्ट बुक पर सावरकर को देश प्रेमी बता सकते हैं, लेकिन आप इतना याद रख लीजिए कि सत्ता के स्याही से आप झूठ लिख सकते हैं, सत्ता के स्याही से आप झूठ लिख सकते हैं, लेकिन आप इतिहास को बदल नहीं सकते हैं, आप सच को बदल नहीं सकते हैं। और सच यही है कि सावरकर ने माफी मांगी थी और बाद में जाकर भत्ता भी लिया था अंग्रेजों से, यही सच्चाई है। और आप सच से डरते हैं आप, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा था कि उनके पास सब है। कहीं पर एक लिखा था जो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि उन लोगों के पास, सत्ताधारियों के पास, पूंजीपतियों के पास, शोषण जो कर रहे हैं उनके पास सब है, धन दौलत सब है, पावर है, लेकिन फिर भी वो डरते हैं। फिर भी वो डरते हैं किस चीज से? कि हम लोग जो हैं, जो 99% लोग हैं जो शोषण का शिकार हो रहे हैं, वो उनसे डरना बंद कर देंगे, इस बात से वो डरते हैं। और इसी डर को खत्म करने के लिए उस दिन भगत सिंह ने असेंबली पर बम फेंका था। और अभी की जरूरत भी यही है कि हम अपना अंदर का जो डर है कि कुछ हो जाएगा, कुछ वो कर देंगे, उस डर को खत्म करके इस देश को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी समाज, एक अच्छी देश देने के लिए हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। हम लोगों को भी उस संघर्ष का जो रास्ता है उसको और आगे लेके जाना पड़ेगा। और अंत में सिर्फ यही कहेंगे साथी, अगर इजाजत हो तो बोलिए बोलिए कॉमरेड। अगर इजाजत हो तो एक सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक जी कॉमरेड। कॉमरेड, मैं बोल रहा था, आपने अभी बात की कि कैसे नौजवानों को भगत सिंह के विचार से प्रभावित होने की जरूरत है, या कैसे भगत सिंह आज के नौजवान की जितनी समस्याएं हैं उसका उत्तर देते हैं अपने विचारों में, अपने कामों में। भगत सिंह ने खुद कहा था, क्रांति की तलवार विचारों के सान पर तेज होती है। मगर अभी का दौर ऐसा है ना कि जो लोग सावरकर के खेमे में है वो लोग भगत सिंह को भी अपने खेमे में रंग सकते हैं। भगत सिंह को भी एक नारंगी पगड़ी पहनाकर उनको खड़ा करेंगे और कहेंगे कि नहीं, ये भी तो हमारे ही ये के थे और इनका भी हम ही से लगाव था, और ये भी जो है कट्टर राष्ट्रवादी थे। भगत सिंह भले ही मार्क्स से प्रभावित रहे हो, अराजकता से की ओर उनका झुकाव था और काफी ज्यादा ही वामपंथी विचारों वाले, उनका अगर कोई काम पढ़े तो वो ये जान सकता है, ये काफी क्लियर है। मगर फिर भी हर पार्टी ने अपने किसी न किसी तरह से, आरएसएस ने उन्हें अप्रोप्रिएट किया है,
कांग्रेस ने जब कैप्टन अमरिंदर सिंह का इलेक्शन कैंपेन चला था तो उनका भी यही नारा था, भगत सिंह तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान जो है उन्होंने पीली पगड़ी कैंपेन चलाया था कि भगत सिंह पीली पगड़ी पहनते, पता नहीं कब पहनते थे। वैसे भगत सिंह की केवल 3 तस्वीरें हैं, 4 तस्वीरें हैं, जिसमें एक में ही वो सफेद पगड़ी में दिख रहे हैं, 2 में सफेद पगड़ी में दिख रहे हैं। तो ये पीली पगड़ी वाला कैंपेन किस भगत सिंह के लिए था नहीं पता, मगर फिर भी वो उनका एक था कि जो पीली पगड़ी पहनता है वो भगत सिंह के साथ है। सब अपने ओर से अपना एक नया भगत सिंह क्रिएट कर रहे हैं और कोई भी असली भगत सिंह को पढ़ के या उनके विचारों तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते हैं। नौजवान भी भगत सिंह को अब उसी पार्टी का या कोई जिस तरफ से उन्होंने उनका नाम सुना है उसी छवि में उनका तसव्वुर करने, उन्हें इमेजिन करने लगे। हम कैसे, आप या हम लोग साथ में कैसे भगत सिंह के असली विचारों को नौजवानों तक लेके जाएंगे, कैसे असली भगत सिंह की छवि नौजवानों के सामने पेश करेंगे? जी साथी, मैंने जैसे पहले आपको बोला कि आप फोटो को अपना सकते हैं, फोटो को अपने तरीके से आप रंग सकते हैं, पीला हो, भगवा हो और कुछ भी काला व्हाइट सब मतलब उनके ऊपर लगा दीजिए। आप उनके फोटो को अपना सकते हैं लेकिन विचार को नहीं, क्योंकि उनके जो विचार थे कि वो खुद को एथिस्ट मानते थे, नास्तिक है वो। आप बोल दीजिए किसी भी आरएसएस को, आप नास्तिक हो क्या? आप उस सेकुलरिज्म को भी मानते हो क्या? संविधान में जो लिखा है, आप भगत सिंह की बात छोड़ दीजिए ना। अब तो जब भी मेरे साथ कोई एबीवीपी का लड़का नेता कोई जाता है डिबेट में, तो वही बोलते हैं, अरे भाई ये कांग्रेस के टाइम में कम्युनिस्ट थे इसीलिए इन्होंने संविधान में ये सेकुलर जोड़ दिया। यानी कि आपको दिक्कत है इस सेकुलरिज्म वर्ड से। अगर आप सेकुलरिज्म को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको सम्मान नहीं दे सकते, आप भगत सिंह को कैसे सम्मान दोगे? ये इनका तो गंदा यही पॉलिटिक्स है। ये पावर में आने के लिए जो जो लोग अपने माँ को लाइन में लगा सकता है डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर ताकि पब्लिसिटी हो, उनके माँ का उम्र शायद 90 से भी ज्यादा होगा, ठीक है? तो भगत सिंह क्या चीज है? फोटो में माला चढ़ाना कौन सी बड़ी बात है? और दूसरी बात ये है कॉमरेड कि ये कहीं ना कहीं मानते हैं, भले ही नाथूराम ने गांधी जी की हत्या की थी गोली मार के, लेकिन अभी अगर वो चाहते हैं कि सत्ता में रहे, देश में राजूत करे, तो इनको महात्मा गांधी को, भगत सिंह को सबके सामने ऑन स्क्रीन ही सही, ये मानते हैं कि ये देश प्रेमी थे, सच्चे देश प्रेमी थे और इनके जो त्याग रहे हैं, जो संघर्ष रहा है, जो सैक्रिफाइस रहा है, उनको लोगों के सामने ही सही हमें सम्मान देना पड़ेगा। हम ऑन स्क्रीन नाथूराम गॉडसे को तो माला नहीं पहना सकते हैं, शायद वो आरएसएस के खेमे में जाके पहना सकते हैं, लेकिन कैमरा के सामने कभी नहीं पहना सकते हैं। यही भगत सिंह जी का और गांधी जी का हो या फिर अंबेडकर जी का यही खासियत है कि ये लोग इनके विचारों को नहीं अपना सकते हैं। ये सिर्फ अपने गंदे पॉलिटिक्स के लिए, सत्ता में डटे रहने के लिए ये लोग यही कर सकते हैं। और जो दूसरा दरवाजा है वहां से ये लोग निकल के दंगा करवाते हैं, जिसके पूरे खिलाफ भगत सिंह जी थे, जो खुद को कभी भी किसी धर्म से नहीं जोड़ा है। उन्होंने सबसे आगे उन्होंने मानवता को रखा है और उस मानवता के लिए हम लोगों की लड़ाई है। हम लोग उस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। और साथ ही एक प्रैक्टिकल होके मैं भी आपसे मतलब ये चीज बोलना चाहूंगी कि अगर हर नौजवान, हर छात्र भगत सिंह जी का जो विचार था, अगर सबके पास ये विचार सही तरीके से पहुंचता है, और ये भी एक पॉलिटिक्स ही है। अब मैंने जैसे आपको बोला कि सावरकर के बारे में किस तरह से ये जो ट्विस्ट किया जा रहा है, मतलब पूरा एकदम इतिहास को बदलने की जो कोशिश हो रही है कि देश प्रेमी था सावरकर, आप कहीं पर भी दिखा दीजिए। मैंने तो अपने स्टेट में नहीं देखा कि कहीं पर भी भगत सिंह जी का ऊपर कोई भी कुछ टेक्स्ट बुक में बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब जो लोग बोल रहे हैं ना कि भगत सिंह जी हमारे, तो उनको भी बोलिए कि भगत सिंह जी के ऊपर आपके स्टेट में जो सिलेबस है वहां पर कहीं पर पढ़ाया जाता है कि भगत सिंह नास्तिक थे, वो इस विचार से थे, उनका जो संगठन का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, वो किस तरीके का एक आजादी चाहते हैं। और अभी हम जब उस आजादी की बात करते हैं तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग आ गए, ये मतलब देश विरोधी नारा लगा रहे हैं। तो ये चीज होता है। आप कुछ देर के लिए एक जो नीलबंध श्रुगाल का एक कहानी है, कुछ देर के लिए उसके ऊपर आप नीला रंग डाल के उसको नीला दिखा सकते हैं,
लेकिन ज्यादातर तक ये झूठ नहीं टिक सकता। ये लोग गोबेल, ये जो था ना हिटलर का जो मंत्री था गोबेल, एक 100 बार एक झूठ को बोलो तो सच हो जाता है। तो ये लोग भी उसी राह पर चल रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा पर्दा डाल के सच को छुपा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे अंग्रेज भी गए हैं, आप भी वैसे ही जाएंगे। आपका जो तानाशाही जो सरकार है ये भी हटेगी। गद्दी खाली करो कि जनता आती है। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा जरूर गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। और लाल किले पे लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, तो कौन बनाया हिंदुस्तान? भारत के मजदूर किसान। तो इसी बात पर ही हम अपना बात खत्म करेंगे। और अगर कुछ हिंदी बोलने में कुछ अगर गलती हो गई हो तो साथियों प्लीज मुझे माफ कर देना। थैंक यू सो मच। जी नहीं कॉमरेड, हमारे साथ अभी अपना वक्तव्य पेश किया ओडिशा से कॉमरेड संघमित्रा जेना ने, एआईएसएफ की कॉमरेड संघमित्रा जेना ने। और खैर भगत सिंह की हम बात कर रहे थे, और अभी एक बात और भी है कि कल जैसा अभी उन्होंने कहा कि वो तस्वीर को अपना सकते हैं। कल भगत सिंह की जन्मतिथि है, जयंती है उनकी, और कल उनकी तस्वीर को अपनाया जाएगा। कल कट्टर से कट्टर दक्षिणपंथी भी अगर मंच पे गया, कोई भाषण दिया, तो वो यही बोलेगा कि भगत सिंह जो है हमारे आदर्श थे, हम उनकी राह पे चलते हैं। और एक पूरा रटा रटाया भाषण है जो वो ये करेंगे, जो कि सही बात है कि वो अपने जो असली आइडल्स है गोडसे के लिए और इनके लिए वो नहीं बोल सकते। तो भगत सिंह की छवि कुछ हद तक तो ऐसी है जिसे धूमिल नहीं किया जा सकता है। भगत सिंह जो थे अच्छा, इस पे आगे विचार रखने से पहले मैं चाहूंगा कि अपराजिता जी आप पहले अपने विचार पेश करें, फिर वही सवाल जवाब के तौर में जो निकले आगे। कॉमरेड अपराजिता। शुक्रिया। सबसे पहले तो इप्टा के सभी साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया, हमको आपके मंच पर बुलाया गया और एक मौका दिया गया कि हम लोग एक बातचीत कर पाए, और इस खासतौर पे एक अहम मुद्दे पे, एंड समवन लाइक भगत सिंह। तो अपना बात शुरू करने से पहले सभी साथियों को हमारा क्रांतिकारी सलाम, जोहार। साथियों, बहुत सारी बातें कॉमरेड संघमित्रा ने हम लोग के सामने रखी कि तमाम चीजों को, इतिहास से लेके कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स तक। एक बात जो सत्यम के भी सवाल में उठ के आया कि भगत सिंह को जो है एक तरीके से कब्जा करने का बहुत बड़ा कोशिश किया जा रहा है, और लंबे समय से, और ना सिर्फ भगत सिंह को बट अंबेडकर को भी कैप्चर करने का कोशिश किया गया है। तमाम अलग अलग हिस्टोरिकल फिगर्स को, जो दक्षिणपंथी विचारधारा की पूरा का पूरा फौज है, वो लोग उसको कैप्चर करने का कोशिश किया है। एंड इसमें जैसे कॉमरेड संघमित्रा ने बोला, वो लोग जितना भी कर ले, दे विल ऑलवेज बी अ फेलियर, दे विल नॉट बी एबल टू adopt Comrade Bhagat Singh and his thoughts and works. But यहाँ पे जो important point इस पूरे चीज में, इस पूरे प्रक्रिया में जो हमको interesting लगता है, वो ये है कि कट्टर से कट्टर संघी क्यों ना हो, कट्टर से कट्टर अंधभक्त क्यों ना हो, कोई भी बिना भगत सिंह के बातचीत किए भारत की राजनीति पे या भारत के राजनीति में कुछ तरीके का बातचीत नहीं कर सकता है। मैंने भगत सिंह को दरकिनार करते हुए आप इस देश में आज भी राजनीति नहीं कर सकते। एंड आई फील दैट इज द लेगेसी ऑफ कॉमरेड भगत सिंह एंड द लेगेसी ऑफ द वर्क दैट ही हैज डन। साथियों, कल जब हम भगत सिंह को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज ही हम लोग उन पे बातचीत करना शुरू किए हैं, हमको लगता है देयर इज अ नीड, एक जरूरत है कि हम भगत सिंह को एक व्यक्ति के बियॉन्ड जाकर हम देखें। वो केवल एक व्यक्ति नहीं थे, ही इज नॉट सम सॉर्ट ऑफ अ सोल हीरो, सुपरमैन। उस इमेजरी, उस ढांचे में हमको नहीं देखना चाहिए। कॉमरेड संघमित्रा के पीछे दीवार पर खूब सारे तस्वीरें लगी हुई हैं, वहां पे बिरसा मुंडा है, वहां पे अरुणा आसफ अली है, वहां पे सावित्रीबाई फुले हैं, और
ये लोग सब उसी कड़ी में आते हैं और उनको आइकन बनाता है उनका विचारधारा। हमारे लिए भगत सिंह एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और हमारे लिए एक आइकन है, क्योंकि वो बहुत ही माने क्या बोले एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग थे, इसीलिए नहीं, क्योंकि किस विचारधारा में उन्होंने अपना पैर जमाया, उन्होंने अपने आप को कमिट किया और उस कमिटमेंट के तहत उन्होंने अपना कामकाज किया, अपना राजनीति को आगे बढ़ाया और वो है हमारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। एंड इवन कॉमरेड भगत सिंह हिमसेल्फ, मोस्टली हम लोग भगत सिंह के बारे में उनकी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं या उनके ओरिजिनल राइटिंग्स पढ़ते हैं तो ज्यादातर हमारे लिए इजीली अवेलेबल और सर्कुलेशन में जो है वो है व्हाई आई एम एन एथिस्ट। बट उनका एक और राइटिंग है, टाइटल हम भूल रहे हैं, बट इट इज काइंड ऑफ एन अपील टू द यंगस्टर्स, द यूथ ऑफ द कंट्री। और वहां पे वो बहुत पॉइंटेडली बात रखते हैं। और आज के संदर्भ में, और सत्यम का पहला जो सवाल है कि जो विचारधारा और जिस आइडिया के साथ भगत सिंह आए उसमें और लोग कैसे जुड़े, इस सवाल का जवाब लेनिन ने अगर व्हाट इज टू बी डन लिखा तो कॉमरेड भगत सिंह ने लिखा कि द यूथ ऑफ दिस कंट्री हैव टू पार्टिसिपेट एंड हैव टू एसोसिएट with organized left politics। organized left politics का कोई तोड़ नहीं है। एक ऑनेस्ट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स में जब तक हम सब एकजुट होकर लंबन नहीं होते हैं, तब शायद मुझे लगता है कि जो आजादी का सपना भगत सिंह ने देखा था वो कहीं ना कहीं बहुत एक इनकम्प्लीटनेस में रहेगा। इतिहास के छात्र, हम लोग सब इतिहास के छात्र हैं, हम लोग को पता है कि जब आजादी माने ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, अंग्रेज गए और इंडियन नेशन स्टेट एस्टैब्लिश होता है, तो कुछ लोगों का ये भी ओपिनियन था कि ये आजादी झूठी है। बट हमको लगता है जितना हम समझ पाए हैं कि आजादी झूठा नहीं था, बट आई डेफिनेटली डू फील कि आजादी कहीं ना कहीं अधूरी थी। there were certain things that were still burning questions, जो कि बहुत बड़े मुद्दे थे जिनका रेजोल्यूशन नहीं हुआ था, जिनका पूरा का पूरा जवाब हमको नहीं मिला था, और उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे थे। और उस दिशा में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाया है इस देश के संविधान ने। And the constitution written by Baba Saheb Ambedkar is a very very important weapon in the hands of all the toiling masses of this country। and यहीं पे हमको लगता है कि भगत सिंह के जो पॉलिटिक्स था उसको बियॉन्ड अ पर्सन हमको उस विचारधारा में रखते हुए उसके साथ एक एंगेजमेंट का जरूरत है और आगे बढ़ने का जरूरत है। एंड आई डेफिनेटली फील कि आज के दौर में भगत सिंह और भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, रेलेवेंट हो जाते हैं। और न केवल भगत सिंह, सावित्रीबाई फुले इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट अम्बेडकर के पॉलिटिक्स है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पेरियार का विचारधारा है। एंड इन सारे अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ आइडियोलॉजी को के साथ एंगेज करके, इंटरैक्ट करके एक होलिस्टिक अप्रोच का जरूरत है। और आज जिस राजनीतिक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जहां पे ब्राह्मणिकल फासिज्म अपना मतलब खुले आम जिस तरीके से तमाम तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का धज्जियां उड़ा रहा है, ये एक बहुत ही भयानक और कठिन समय है। जैसे कि कॉमरेड संघमित्रा अपना बात कर रही थी तो हम लोग के सामने बात रखा कि हर एक सेक्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर एक जो चीज एज अ राइट, एज एन अधिकार हर एक सिटीजन को मिलना चाहिए इस देश में, वो एकदम ही छीन लिया गया है। और जो थोड़ा बहुत अभी भी थैंकफुली है उसको इट्स नॉट टेकन एज पार्ट ऑफ अ राइट, but rather it is taken as some sort of mercy
एक भीख की तरह देखा जाता है बजाते, कि वो हमारे मानव अधिकार है, वो हमारे मूलभूत अधिकार है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को दिल्ली जो कि नेशनल कैपिटल है, उसके सड़कों पे आरएसएस और उनके पूरे परिवार में जो भी हैं उन लोगों के द्वारा जलाया जाता है, एंड देयर इज नो एक्शन टेकन। और ठीक उसी समय कोई लोग, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो प्रोफेसर्स हो, चाहे वो सांस्कृतिक एक्टिविस्ट हो, कल्चरल एक्टिविस्ट हो, वो लोग कुछ फेसबुक पोस्ट अपलोड करते हैं या फिर कुछ गाना रिलीज करते हैं, दैट इज इमीडिएटली पुट मार्क्ड एज सेडिशियस, इट इज एंटी नेशनल। आज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके का अटैक हो रहा है। डेमोक्रेसी जहां पे कुछ एक चीज एकदम उसका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, और उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड डिसेंट, जो कि एक उसका एसेंशियल भाग है, वो उसको हटा दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू डिसेंट को अलग कर दिया जाए तो डेमोक्रेसी बहुत खोखला हो जाता है। फिर डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ एक लिखा हुआ शब्द है, उसका कोई मायने नहीं रहता है। एक डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाता दिस राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच एंड द राइट टू डिसेंट। एंड आज हम लोग ये देख रहे हैं कि आज आवाजों को कैद किया जा रहा है, लोगों को बंदी बना दिया जा रहा है। और हमको ये भी समझने का, हम लोग सब इतिहास जान रहे हैं, ये भी समझने का जरूरत है कि ये बंदी बनाने का प्रवणता जो है वो सिर्फ भाजपा या आरएसएस का नहीं है। ये हिस्टोरिकली अगर हम देखें, वो चाहे अंग्रेज हो, अंग्रेजों के बाद जो न्यूली इलेक्टेड इंडियन गवर्नमेंट आया, तमाम एक इंडियन स्टेट का एक लगातार एक रवैया रहा है, एक टेंडेंसी रहा है। बट ये मानना ही पड़ेगा, जिस तरीके का फासिस्ट ऑनस्लॉट हो रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले कबीर कला मंच के साथियों को अरेस्ट किया गया। अब मोस्ट रिसेंटली कॉमरेड उमर खालिद को अरेस्ट किया गया। तमाम सारे मार्जिनलाइज सेक्शंस के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। एंड सवाल फिर आता है कि आखिर ये लोग किस बात से डर रहे हैं। मन की बात में मोदी जी बहुत बड़ी तरीके से बोलते हैं कि सब चंगा है, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं है तो why are we being jailed? Why are we being curtailed? Why are we being censored? That is the question. और जल जंगल जमीन के सवाल उठाए जाएंगे। अभी आज तक तो हम लोग देखते आए हैं कि जल जंगल जमीन कॉर्पोरेटों को बेच दिया जा रहा था, उसका लूट खसोट हो रहा था। आज के जो ये सरकार है, मोदी सरकार जो है, वो जल जंगल जमीन के ऊपर उठ गया है, वो तो आसमान भी बेच दिया है। लाइक द इंडियन स्पेस, the space project, the research and development that happens regarding space technology, उसको भी प्राइवेटाइज कर दिया गया है। मतलब इससे ज्यादा ट्रेजिक और कॉमेडी दोनों एक साथ, ट्रेजिक कॉमेडी जिसको हम बोलते हैं, वो इससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता है। एक तरफ में आप चाइनीज एप्स को बैन कर रहे हैं, टिकटॉक को बैन कर रहे हैं क्योंकि हमारा इंटीग्रिटी का सवाल, सॉवरेनिटी, नेशनल सॉवरेनिटी का सवाल बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारे जल जंगल जमीन और आसमान को भी कॉर्पोरेटों के हाथ में लूट खसोट मचाने के लिए बेच दिया जा रहा है। ये आज का परिस्थिति है। और इस परिस्थिति में जब तक लोग एकजुट नहीं होंगे, लोग लामबंद नहीं होंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक चीजें बहुत बदलेगा नहीं। और यहाँ पे आई ऑल्सो टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द एंटी सीएए या एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट जो देश भर में हुआ। और ये बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग एंड करेज लेंड करने वाला एक प्रोटेस्ट है। पूरे देश में अगर देखेंगे, जो सबसे एक बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल और मार्जिनलाइज्ड आइडेंटिटी का लोग है, और उसमें भी मुसलमान महिलाएं इस आंदोलन को लीड किया, उसको एस्टैब्लिश किया और उसको चलाया।
एक दिन का प्रोटेस्ट, 2 दिन का प्रोटेस्ट, 4 दिन का प्रोटेस्ट नहीं था, लंबे समय तक महीनों का प्रोटेस्ट चलाया गया मुसलमान महिलाओं के द्वारा। और वो एक्चुअली हमको सिखाता है, दोज आर आवर क्लासरूम्स of doing politics, of practicing politics with honesty। और यहाँ पे अगेन इन सभी चीजों को भगत सिंह और जिस विचारधारा को वो आगे बढ़ाते थे, जिस झंडे के नीचे वो लंबन थे, उसी की कड़ी में हम देख सकते हैं। और आज जिस तरीके से भगत सिंह ने तब लिखा था कि आज की युवा पीढ़ी को ऑर्गेनाइज्ड लेफ्ट पॉलिटिक्स के साथ जुड़ना होगा और अपने आवाजों को एकजुटता में बुलंद करना होगा, तभी कुछ एक जवाब मिल सकता है। और तभी जो आजादी का एक सपना है, एक ऐसा आजादी जो ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में बस कुछ एक लिखे अल्फाज हो, बट सब्सटैंशियल फ्रीडम, सब्सटैंशियल डेमोक्रेसी वेयर एवरी पर्सन हैज अ वॉइस, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हो, वहां पे उनका एग्जिस्टेंस एज अ ह्यूमन बीइंग, उनके हक ना मारे जाए, उन पर शोषण और दमन ना हो, चाहे वो और शोषण और दमन सिर्फ पुलिस या स्टेट के द्वारा नहीं, बट व्यवस्था जिस तरीके से है। भगत सिंह जो थे वो सिर्फ एंटी इंपीरियलिस्ट नहीं थे, भगत सिंह का विचारधारा बहुत एंटी इंपीरियलिस्ट और एंटी कैपिटलिस्ट था। और उसी को हमको वही आइडियोलॉजिकल शार्पनेस को मन में रखते हुए, उसी आइडियोलॉजिकल शार्पनेस को हमको आगे लेकर जाना है। और हमको जरूर लगता है कि जब आप और हम सब मिलकर अपने आवाज उठाएंगे और ऑर्गेनाइज तरीके से राजनीति में एंगेज करेंगे, तो सब ताज उछाले जाएंगे और सब तख्त गिराए जाएंगे। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। जी कॉमरेड, ऐसे एडिंग टू व्हाट कॉमरेड अपराजिता सेड, उन्होंने शुरुआत में एक बात कही थी कि भगत सिंह को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है कि वो एक महापुरुष हैं। ये हम भी हो सकता है हम भी बात करते करते कर देते हैं, जबकि कि वो एक व्यक्ति से कुछ बढ़कर थे। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक सोची समझी साजिश है जो नौजवानों को अगला भगत सिंह बनने से रोकती है। इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी नौजवान अगर आज के दौर में बदलाव के लिए कार्यरत है, अगर इफ ही इज फाइटिंग द पॉलिटिक्स ऑफ चेंज, तो उससे वो खुद को, वो भगत सिंह को एक बहुत बड़ा आइडल की तरह देखता है, अपने एक फ्रेंड की और अपने एक कॉमरेड के जैसे देखना संभव ही नहीं है, जैसा जितना ग्लोरिफिकेशन हो चुका है उनका। और ये बहुत ज्यादा हद तक हैम्पर करती है भगत सिंह। इफ लाइक अगर आप भगत सिंह की चिट्ठियां पढ़े, उनके एक दोस्त थे जयदेव, और जब भगत सिंह पहली बार अरेस्ट हुए थे तो कैरावान ए ब्रांड की सिगरेट के टिन मंगाया करते। एक टिन में करीब 10 डिब्बे होते हैं, एक डिब्बे में 20 सिगरेट, और उनका जो पहली चीज वो मंगाया करते थे वो होती थी कैरावान ए ब्रांड की सिगरेट। या भगत सिंह की अगर आप खत पढ़े तो वो बहुत ज्यादा सुखन फहम थे, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ पोएम्स एंड लिटरेचर। ब्रिज नारायण चकबस्त की गजलों के शेर उन्होंने यूज किए हैं अपने आखिरी, जब उन्होंने मरने से कुछ दिन पहले, 20 दिन पहले, जब अपने छोटे भाई कुलतार को चिट्ठी बयान की थी, तो उसमें ब्रिज नारायण चकबस्त के शेर थे। वो जब बिस्मिल को छुड़ाने में नाकामयाब रहे थे, तो वो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की एक गजल है, वे सूरत इलाही किस देश बस्तियां हैं कि जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं। वो ये गजलें गाते थे, गीत गाते थे। शिव वर्मा के संस्मरण में है कि वो बीच रात को उन लोग नाव में नदी में चले गए और नदी में भगत सिंह सौदा की गजलें उन्हें सुना रहे हैं। भगत सिंह एक बहुत ही जॉली, एक बहुत ही लाइवली फिगर है, जिसे कहीं ना कहीं एक मूर्ति में तब्दील करके, एक मूर्ति बनाकर एक पेडिस्टल पे रख के उन्हें हमसे दूर करने की कोशिश होती है। ये अभी ये जो अगर कोई इंसान खुद में देखे, अगर आज के दौर में कोई भी कॉमरेड उमर हो, कॉमरेड कन्हैया हो, कॉमरेड सागर गोरखे हो, सब में कुछ ना कुछ नुक्स निकालकर ऐसा एक नया कहानी बुना जाता है
कि ये लोग जो हैं, ये लोग पॉलिटिक्स ऑफ चेंज कहाँ से लड़ेंगे, ये लोग कहाँ, भगत सिंह कहाँ, जबकि भगत सिंह भी, मैं वही कहता हूँ कि ये सब जो है भगत सिंह की विचारधारा और आज जो जेल में उमर खालिद की विचारधारा, अगर आप दोनों का काम पढ़े, दोनों के भाषण सुने, तो शायद ही बहुत कम अंतर होगा। बहुत ज्यादा प्रभावित हैं उमर खालिद, कॉमरेड कन्हैया, जितने पॉलिटिक्स ऑफ चेंज जो फाइट कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स ऑफ पावर की जगह चेंज के लिए फाइट कर रहे हैं, जितने भी यंग वॉइसेस हैं, कॉमरेड अपराजिता हो, हमारे साथ कॉमरेड संघमित्रा हो, कॉमरेड विक्रम हो, इन सबके काम अगर आप देखें, सबके बात अगर आप देखें, सबकी कार्यशैली जो है, सब जिस वर्ग के लिए काम करते हैं, वो भगत सिंह से काफी ज्यादा क्या बोलते हैं, प्रभावित है, उनके जैसा है। हमारे वो हमारी ही एज ग्रुप के थे, मगर फिर भी उन्हें उनका एक जो ग्लोरिफिकेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी एक कॉन्स्पिरेसी है, ताकि एक नया भगत सिंह ना पैदा हो, ताकि हम खुद में भगत सिंह की छवि को ना देख पाए। इसके साथ साथ हम बात कर रहे थे यूएपीए की, और जितने अभी हमारे साथी जेल में हैं, जितने इंसाफ पसंद लोग, बुद्धिजीवी हों, एक्टिविस्ट, पोएट्स हों, कवि हों, कल्चरल एक्टिविस्ट हों, चाहे स्टूडेंट लीडर्स हों, जितने भी लोग जेल में हैं, शर्जील, उमर, कॉमरेड सुधा भारद्वाज, कॉमरेड वरावरा राव, इन सब की कतार में ये तो मतलब लाजिम है। अगर आप भगत सिंह का काम पढ़े, जब भगत सिंह के दौर में आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम ऑफ द लॉ, बट शायद वो एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज प्रोहिबिशन एक्ट था, जिसे पॉपुलरली राउलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। और अगर आप राउलेट एक्ट और यूएपीए को साइड बाय साइड रख के पढ़ें, तो उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। उस दौर में लाला लाजपत राय ने, जितने लोगों ने गांधी जी के कॉल पे, नॉन कोऑपरेशन के कॉल पे अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, उनके लिए लाला लाजपत राय ने अपना एक कॉलेज बनाया था, लाहौर कॉलेज। और लाहौर कॉलेज के स्टूडेंट्स को जैसे स्टीरियोटाइप किया जाता था, वैसे ही आज के दौर में जेएनयू के स्टूडेंट्स को स्टीरियोटाइप किया जाता है। जैसे उस दौर में जेएनयू के स्टूडेंट्स पर सेक्शन 124 सेडिशन लगता था, जैसे भगत सिंह पर सेडिशन लगा था, वैसा ही ये जो हो रहा था, जैसी एक्सप्लॉइटिव ताकतों का जो फ्रेमवर्क है, जो उनका काम करने का तरीका है, और जो सप्रेस करने का तरीका है, वही तरीका आज भी एक्टिव है। भगत सिंह को जेल में चढ़ाया गया, आज उमर को जेल में रखा जा रहा है। मैं इनफैक्ट ये कहना चाह रहा था कि साथी अपराजिता या साथी संघमित्रा जो भी इस सवाल का जवाब देना पाए, कॉमरेड विक्रम जो ये सवाल का जवाब दे सके, कि जैसे भगत सिंह ने काफी हद तक, खैर तब तो काफी ज्यादा ऑपरेसिव पावर्स थे, और काफी ज्यादा क्या कहते हैं, मतलब जो सरकार थी वो बहुत ही वायलेंटली जो है, मतलब वो बहुत ही ओपनली ऑपरेसिव थी, और हम एक्चुअली एक कॉलोनियल स्टेट थे। आज पार्टली ही सही, वी आर अ फ्री कंट्री, वी लिव इन अ फ्री कंट्री, वी सेलिब्रेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, हम स्वाधीन भारत में रहते हैं। तो स्वाधीन भारत में बिस्मिल को निकालने के लिए जो भगत सिंह के तौर तरीके थे, कि भगत सिंह की चाह थी कि जेल तोड़ के बिस्मिल को निकाला जाए, या भगत सिंह को निकालने के लिए भगवती चरण वोहरा, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भगवती चरण वोहरा भगत सिंह को निकालने के लिए बम बनाते वक्त मर गए थे। और इसी तरीके से और भी ये थे। अभी जितने लोग जेल्ड हैं, जितने रेवोल्यूशनरीज जेल्ड हैं, हम उनको निकालने के लिए जब ये मूवमेंट शुरू करें, तो इसमें कैसे हम कॉन्शियसनेस, समाज की कॉन्शियसनेस को इनकलकेट कर सकते हैं। भगत सिंह ने अपने दौर में पर्चे निकाले थे बिस्मिल का काम बताते हुए। काकोरी कांड के बाद जब बिस्मिल को जेल में डाला गया, तो बिस्मिल का और इशफाक का काम को बताते हुए पर्चे बांटे गए। हम कैसे, और अभी जो है, अभी तो हम इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं, हम कैसे कॉमरेड सुधा भारद्वाज पे, या वनॉन गोंजालेस पे, अरुण फरेरा पे, भीमा कोरेगांव में जितने लोग अरेस्ट हुए हैं, कबीर कलामंच के जो एक्टिविस्ट अरेस्ट हुए हैं, उनके बारे में ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, ये जो जबरदस्ती का ये जो स्मीयर कैंपेन चलाया जा रहा है, इसको कैसे टैकल कर सकते हैं? कॉमरेड अपराजिता, अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें, क्योंकि लाइक आई एम नॉट श्योर कि कितने लोगों को ये पता है, बट कॉमरेड अपराजिता के अगेंस्ट भी हाल में स्मीयर कैंपेन चलाया गया था। उनकी इंटरव्यू का एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक टर्म लेकर, एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिपिंग को पॉपुलराइज करके उनके खिलाफ भी ये हुआ था। तो कॉमरेड, इस मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ, या तो ये जो फेक न्यूज फैक्ट्री है, और ये जो जितने भी लोगों को जो कह सकते हैं कि उन्हें एंटी नेशनल पेंट किया जाता है, इसे हम कैसे टैकल करें?
क्योंकि यही मुझे लगता है यही कारण है, ये जो मिसट्रस्ट जो बिल्ड किया जा रहा है, यही कारण है कि मासेस ऑर्गेनाइज लेफ्ट पॉलिटिक्स से, या जो ये यूथ ऑर्गेनाइज लेफ्ट में जो यूथ लीडर्स निकल रहे हैं, उनसे कनेक्ट करने में खुद को असमर्थ पा रही है। तो इसको टैकल करने का क्या तरीका हो सकता है, कॉमरेड अपराजिता? You're on mute. हाँ, तो ये काफी पेचीदा सब सवाल है एंड सिचुएशन भी है। हम लोग को पहले ये जो मीडिया, और संघमित्रा कॉमरेड अपने बातचीत में वक्तव्य में बात भी रखे कि किस तरीके का ये मीडिया जो एक फोर्थ एस्टेट है डेमोक्रेसी का, उन लोग का किस तरीके का भूमिका रहा है। बेसिकली न्यूज नहीं हम लोगों को दिया जा रहा है, वो सिर्फ आधे सच और पूरे झूठ लोगों को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। वो न्यूज के नाम पे बिक रहा है, फेक न्यूज बेसिकली, कोई फैक्ट चेक नहीं है। एंड यहाँ पे हमको एक समझने का चीज है कि जो फासिस्ट रेजिम में हम लोग और फासिस्ट दौर में हम लोग गुजर रहे हैं, ये बहुत चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। जो फेक न्यूज फैक्ट्रीज है वो लोग अपने आप इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर रहा है। To a large extent, they are being protected by this ruling regime. उनका प्रोटेक्शन होता है रूलिंग रेजिम द्वारा, उनको स्पॉन्सर किया जाता है। ये सत्ता वर्ग के लोग आज के, वो चाहे नागपुर से स्पॉन्सर हो या चाहे नई दिल्ली से स्पॉन्सर हो, बट क्लियरली एक खास तरीके के विचारधारा का एक स्टैम्प सो कॉल्ड न्यूज पे पूरा का पूरा है। और क्योंकि आपका पूरा स्टेट मशीनरी ही इन्वॉल्व है, तो उसको चैलेंज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। एंड विद द काइंड ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज दैट मोस्ट लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टीज हैव, ये और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और लेकिन हमको लगता है यहीं पे कल्चरल एक्टिविज्म बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपने जैसे बोला कि भगत सिंह ने मतलब हजारों लाखों पर्चे निकाले, जो कि हर एक व्यक्ति के हाथ में दिया गया कि पढ़िए, जो पढ़ सकता है वो पढ़े, जो नहीं पढ़ सकता है वो दूसरों को पढ़ के सुनाए। And here I feel a lot of answers are with us। जो बहुत सारा मेथड्स हमारे पास है, उसको बस हमको भरोसा करना होगा, अपने ही ताकत पे आगे बढ़ना होगा। माओ के कल्चरल रेवोल्यूशन से कुछ क्लास नोट्स हम लोगों को भी ले लेना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि ये चीजें हम लोगों ने नहीं किया। यहाँ पे पूरा तेलंगाना आर्म स्ट्रगल जब हुआ था, जिसमें सीपीआई का एक बहुत बड़ा भूमिका रहा था, द काइंड ऑफ लिटरेचर दैट हैज कम अप, जो गीत उस दौर में लिखे गए थे वो आज भी गाए जाते हैं। इप्टा के पुराने गीत आज भी पॉपुलर हैं। सो आई थिंक दीज आर सम एवेन्यूज जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। ना ऑब्वियसली हम लोग का भी किस हद तक हम लोग भी निडर होकर वोकल रहते हैं इस चीज को के प्रति। फेसबुक और ट्विटर एक बहुत मेजर न्यूज सोशल मीडिया में एक मेजर प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ये सारा मिस इन्फॉर्मेशन को फैला दिया जाता है। एंड वहां पे we'll have to fight it उस प्लेटफॉर्म पे भी, माने फेसबुक पे, चाहे उसको हम रिपोर्ट करें उस फेक वीडियो को, या फिर अपना अल्टरनेट कंटेंट हम लोग रखें लोगों के सामने, वो उस स्तर पे होता है। बट ऑल्सो हमारा ट्रेडिशनल जो मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड पॉलिटिक्स, उसके ऊपर उसको भी थोड़ा सा रीइन्वेंट करके हम लोगों को यूज करना चाहिए। I feel, I think Comrade Sangamitra can also add to this. कॉमरेड सिर्फ हम यही एक लाइन कहना चाहेंगे कि जैसे हमने कहा था कि हाँ, कि जैसे वो लोग सत्ता की स्याही से झूठ लिख सकते हैं, ट्रोल ग्रुप्स कर सकते हैं, लेकिन जो खून से लिखा हुआ जो सच है, जो इनकलाब की जुबान है, वो उसे दबा नहीं सकते और ज्यादा देर उसे छुपा भी नहीं सकते हैं। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि ऑल्ट न्यूज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑल्ट न्यूज जैसे कुछ पोर्टल्स भी हैं जो इस फेक न्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब उसके खिलाफ भी कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं उनके खिलाफ।
तो इसी तरह से झूठ के खिलाफ हम सच ही लिख सकते हैं, और यही सबसे हमारा बड़ा वेपन है आई थिंक। और इसी तरीके से हम उनको, ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है जो वायरल हो रहा है, तो इसको हम इसी तरह से दबा सकते हैं, हरा सकते हैं आई थिंक। थैंक यू। आपका माइक ऑफ है कॉमरेड सत्यम। दोबारा मैं बस चाहता था कि मैं भगत सिंह का एक उदाहरण पढ़ूं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वही है कि भगत सिंह वो विश्व बंधुता नाम का उनका एक लेख था जिसे भगत सिंह लिखते हैं कि जो लोग विश्व बंधुता का घोर नाद किया करते हैं, लाइक अभी हम भी जो बात कर रहे हैं कि हम लोगों को जगाएंगे, कॉमरेड सुधा भारद्वाज का काम जो है वो जनरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबरर्स के साथ हुआ। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीमेंट यूनियन के साथ काम किया। उमर जो है वो दिल्ली के स्टूडेंट्स के साथ, एक्टिविस्ट के साथ काम करते रहे हैं। कॉमरेड कन्हैया जो है वो बिहार से आते हैं, बिहार में मोस्टली एग्रीकल्चरल लोग और जो लोअर स्टेटा के लेबरर्स हैं उनके रीजन से कॉमरेड कन्हैया के पॉलिटिक्स चलती है। तो यही है। और हम अब अगर किसी भी तरीके से अगर चेंज की ओर देख रहे हैं तो मेरे तरफ से वो एक क्लास सॉलिडारिटी जो मतलब एक ओवरऑल क्लास सॉलिडारिटी जो 99% की है, उसके थ्रू ही हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें भगत सिंह का एक इंसाइट है कि वो कहते हैं कि जो लोग विश्व बंधुता का घोर नाद किया करते हैं, क्या वो वास्तव में उसे लाने के इच्छुक हैं? और बस हाँ कह देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये कांग्रेस का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये जो प्रश्न है ये गंभीरता पूर्वक विचार करने योग्य। क्या हम लोग बलिदान देने को तैयार हैं उस कल्पित भविष्य के लिए, फॉर द फ्यूचर दैट वी फाइट फॉर? हमें अपना घोर वर्तमान देना होगा। उस कल्पित शांति के लिए हमें अशांति फैलानी होगी। उस हवाई किले के लिए हमें सर्वस्व देना होगा। उस शांतिपूर्ण राज्य की स्थापना के लिए हमें घोर अराजकता फैलानी होगी। उस अत्याचार रहित संसार को अपनी ओर खींचने के लिए अत्याचार करने होंगे। उस सुखमय जीवन के लिए, उस सुखमय जीवन के लिए ही नहीं, उसकी आशा मात्र के लिए, जस्ट फॉर द होप ऑफ यूटोपिया, कि एक दिन हमें कैसे दुनिया में रहेंगे जहां एक्सप्लॉइटेशन फाइनली खत्म होगा। तो उस सुखमय जीवन की आशा मात्र के लिए मर मिटना होगा। क्या हम लोग उसके लिए तैयार हैं? और इसको काउंटर करते हुए बोलते हैं कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए इस तरफ जाने के लिए, कि हमें प्रचार करना होगा समता समानता का, अत्याचार करना होगा उस पर जो इससे इनकारी, अराजकता फैलानी होगी उन राज्य साम्राज्यों के स्थान पर जो शक्तिमत से अंधे होकर करोड़ों की पीड़ा का कारण हो रहे हैं। क्या लोग उसके लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो एक चीज ये हो गई, ये भगत सिंह की बात हो गई। और सेकेंडली आई सी होप, हमें हमेशा उम्मीद दिखती है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली, कि जितनी बार इंडिया में सत्ता की ओर से या एक्सप्लॉइटर्स की ओर से कुछ ऐसा होता है जो कि काफी ज्यादा डिप्रेसिंग हो, जिसको देख के लगे कि अब तो बस हार आ गई है, उसी वक्त जैसे जब एनआरसी आया, जब सीए, ये जब कानून आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि अब तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से ये जीत, मतलब क्या बोलते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल हो जाएगी, अब सही में हमें अपनी नागरिकता साबित करनी होगी या कुछ, ये एक मुश्किल दौर आने वाला है। और उसी वक्त हम सबकी प्रयासों से, शाहीन बाग में बैठे औरतों की प्रयासों से, जितने सारे प्रोटेस्ट हुए उनके प्रयासों से हमने एटलीस्ट एक हॉल्ट लाया। कितने सारे, आई थिंक 14 स्टेट्स में एनपीआर के अगेंस्ट रेजोल्यूशंस पास हुए, हमारे झारखंड में हुए, बिहार जहाँ पे अलायंस में है बीजेपी, वहां पे भी रेजोल्यूशन पास करना पड़ा था, पंजाब में हुआ था, केरल में हुआ था ऑफकोर्स। तो ये जो है भगत सिंह के राह का, मुझे लगता है कि अब तक बहुत ज्यादा एक जो रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स है उसको भले ही कितना भी अंडर प्ले किया जाए, मगर वो एक होप प्रोवाइड करती है हमें और एक ऑल्टरनेटिव हमेशा रहती है। साथ ही साथ मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ रेज करना चाहूंगा जो अभी प्रेजेंट किसान स्ट्रगल हो रहा है। अगर इस पर क्योंकि अगर इस पर अभी हम बात ना करें, और स्पेशली भगत सिंह जो मजदूर किसान एकता की बात करते थे, अगर उनको याद करते हुए हम इस पर बात ना करें, तो क्या कॉमरेड अपराजिता या कॉमरेड संघमित्रा इस टॉपिक पर अपने व्यूज रखना चाहेंगे?
to speak, if anyone wants to speak briefly about the present farmer protests. बोलिए कॉमरेड संघमित्रा। कॉमरेड आप बोलिए प्लीज। फिर बोलने का कुछ नहीं है इसमें, एक शब्द में हम लोग खड़ा होना होगा। जो आज देश में, पूरा देश में जिस तरीके से किसान मजदूर खड़ा है, पर्टिकुलरली ये फार्म बिल्स के बाद किसान जिस तरीके से उठ के आए हैं और अपने हक हुकूक के लिए सड़कों पर उतर के आए हैं, उधर में ज्यादा एनालिसिस एंड इस सब का जरूरत नहीं है। वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी जो विद द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग। लेकिन यहाँ पे थोड़ा और हमको समझना होगा कि सवाल सिर्फ रोजी रोटी का नहीं है, सवाल अस्मिता का है, सवाल आपके आइडेंटिटी का है, सवाल आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का है, सवाल आपके सिटीजनशिप का है, और सवाल एकदम मूलभूत अधिकारों का है। और ये सवाल सिर्फ आज एक नया बिल आया है तो किसानों का ही सवाल नहीं है। अभी यही पार्लियामेंट के सेशन में कुछ लेबर लॉज भी का भी फेरबदल किया गया है, जहाँ पे इक्वल वर्क इक्वल वेजेस का क्लॉज को ही उड़ा दिया गया है, जिस राइट्स को पाने के लिए जेनरेशंस ऑफ महिलाओं ने यहाँ पे संघर्ष लड़ा। और महिलाओं ने जो संघर्ष लड़ा है कि एक काम एक मजदूरी उसका, वो यहाँ पे एक ही क्षण में उसको रिवर्स कर दिया जा रहा है, उसको हटा दिया जा रहा है। तो ये मूलभूत सवाल हर एक तबके के सामने है, और जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है वाकई में इम्पोर्टेंट सवाल है। और यहाँ पे इसके माने एक बहुत बड़ा एक ये जो चीज है कि किसान बहुत ही ज्यादा प्रिकेरियस सिचुएशन में ढकेल दिए जा रहे हैं, बहुत ही इनसिक्योरिटी में ढकेल दिए जा रहे हैं। साथ साथ इसमें हम लोग एज मार्क्सिस्ट, एज पीपल एंगेज्ड इन लेफ्ट पॉलिटिक्स, हम लोग को बात करना ही होगा छोटे किसान जो हैं, जिनके पास बहुत छोटा लैंड है, जहाँ पे वो लोग खेती करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा कुछ मंडी में बेच नहीं सकते हैं क्योंकि खाने मात्र का ही उगाया जाता है। हमको इस फार्मर इश्यू के साथ साथ हमको बात करना होगा खेत मजदूर का, जिनके पास लैंड ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो निर्भर है ऑन एग्रीकल्चर, ऑन द एम्प्लॉयमेंट दैट इज बीइंग लाइवलीहुड दैट इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। और हम इन सबों को एक कड़ी में पिरोते हुए ही बात करना होगा। और सबसे मुख्य बात कि जो जनता सड़क पर उतर के अपना राइट्स का बात कर रहा है और रेजिस्ट कर रहा है आज के इस फासिस्ट सत्ता को, हम लोग को उनके साथ अनकंडीशनली खड़ा होना होगा। कॉमरेड, इस क्वेश्चन पर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूंगा कि चाहे वो एनआरसी के अगेंस्ट वाला मूवमेंट रहा हो, या तो चाहे 8 जनवरी से जो 8 जनवरी को जो हिस्टोरिक स्ट्राइक हुई लेबर यूनियंस की वो रही हो, या तो अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये सब जो इंडिविजुअल हैपनिंग्स हैं, ये जो स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग्स हैं, इन्हें एक्चुअली एक मतलब लंबे मूवमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, जिसमें रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल हो, उसके लिए हमें क्या करना होगा आपके ओर से? क्योंकि अब कुछ तरफ से ये भी देखा जा सकता है कि ये जितने भी मतलब चाहे वो पहले अन्ना आंदोलन रहा हो, या उसके बाद जो 2012 में जो वुमेन सेफ्टी के लिए ये चला हो, ये सब जो थे इन्होंने बिना कोई चेंज लाए, बिना कोई इम्पैक्ट क्रिएट किए, ये सब स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स डाई डाउन हो गए। तो अभी जो प्रेजेंट मूवमेंट है उसको अलाइव रखते हुए और उसे इम्पैक्टफुल बनाने के लिए आपको क्या लगता है, क्या करने की जरूरत है? संघमित्रा? हाँ कॉमरेड, देखिए जब अंग्रेज आए थे तो कुछ लोग उस वक्त भी थे जो इस चीज का विरोध करते थे, ये हमारा जमीन है, ये कौन भाई विदेश से चले आए और ये हम पर राज करेंगे। तो उस वक्त से आप 1947 की बात देख लीजिए, उस बीच में ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं। 1942 का जो मूवमेंट था, 1857 का जो मूवमेंट था, एक एक मूवमेंट, जैसे आप एक घर बनाते हैं उसके लिए आपको पहले नींव खोलना होता है, उसके बाद ईटा जोड़ना होता है, सीमेंट लाना होता है। तो एक एक ईटा जो जुड़ रहा है, इस मतलब ये एक लॉन्ग टर्म एक
मूवमेंट है, ये एक व्यवस्था का परिवर्तन की बात हम करते हैं। ये सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं है। कल अगर बीजेपी ना रहे, कोई और भी आ जाए, तो ये मूवमेंट यही चलता रहेगा। जिस तरीके से इस व्यवस्था का परिवर्तन के लिए हम लोग एक संघर्ष छेड़े हैं, एक लड़ाई छेड़े हैं, वहां पर हर एक इंसान को बदलना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि ये वो अभी जिस तरह से जी रहा है, उसके लिए कोई भगवान, कोई खुदा नहीं है जो वहां पर सब कुछ डायरेक्ट कर रहा है। वो उसके मुट्ठी में ही वो ताकत है, उसका किस्मत वो खुद ही बदल सकता है। जब तक वो खुद ही ये समझ के रोड पर नहीं निकलता है, तब परिवर्तन कैसे होगा? उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा, छोटा बड़ा सभी मोमेंट को एक साथ लेकर के ये जो परिवर्तन है, जो रिवॉल्यूशन है, जो रिवॉल्यूशन का वर्ड कोई पॉलिटिक्स का वर्ड नहीं है, ये साइंस का वर्ड है। जिस तरह से अर्थ मूव करता है, रिवॉल्व करता है, उसी से तो ये रिवॉल्यूशन का वर्ड टर्म निकला है ना। तो इसी तरह से हर क्षण, हर सेकंड में कुछ ना कुछ बदल रहा है, और ये जो अभी का जो सिचुएशन है, ये भी बदलेगा, ये सत्य है, ये साइंस बोलता है। तो इसी तरह से अगर हम सोसाइटी का एक कैटलिस्ट बनते हैं, जिस तरह से केमिस्ट्री में एक रिएक्शन होता है, कुछ रिएक्शन को ज्यादा तेजी से करने के लिए कैटलिस्ट को जोड़ा जाता है, उसे डाला जाता है, इसी तरह से हम सोसाइटी में जो रिफॉर्मेशन हो रहे हैं, उसमें अगर हम एक कैटलिस्ट का रोल प्ले कर सकते हैं, तो आई थिंक, जैसे कि आपने बोला कॉमरेड भगत सिंह के बारे में, मैंने बोला था कि कॉमरेड भगत सिंह हमारे संघर्ष में हम में जिंदा है। तो ये चीज को हमें समझनी पड़ेगी। हर एक सोल्जर को, रेड वॉलंटियर को, हमारे सभी कॉमरेड को ये समझना होगा कि भगत सिंह हमारे अंदर जिंदा है। तो अगर अभी के समय में हमारे स्थान पर भगत सिंह होते तो वो क्या करते? और एक चीज आपने पूछा था, मुझे अभी थोड़ा सा याद आया, कॉमरेड, मैं उसे जोड़ना चाहूंगा अगर आपका परमिशन हो। बोलिए कॉमरेड। हाँ, ये जो बोला कॉमरेड ने कहा था कि ये भगत सिंह को अपनाने के बारे में, ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो हिटलर का जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, उसमें भी सोशलिस्ट वर्ड था, और कॉमरेड भगत सिंह के जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें भी सोशलिस्ट वर्ड ही था। डिफरेंस क्या है कॉमरेड? अगर कॉमरेड भगत सिंह को हर कोई उनके फोटो को अपना सकता है, लेकिन कॉमरेड भगत सिंह अगर अभी जिंदा होते तो वो किन लोगों को अपनाते? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या कॉमरेड भगत सिंह आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों को अपनाते? कांग्रेस के जिन नेताओं के बारे में आपने बोला है, जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो मतलब ये पूरा जो कॉर्पोरेट का जो एजेंडा है, उसको लाने के लिए ये लोग इतना कुछ कर रहे हैं, संसद का हो, विधानसभा का बात हो, तो क्या भगत सिंह उन्हें अपनाते? भगत सिंह को फोटो, भगत सिंह जी का फोटो को अपनाने का एक जो एजेंडा है वो अलग है। भगत सिंह किसको अपनाते, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस बात को ही मैं जोड़ना चाहूंगी, और मैं बहुत ही आशावादी हूँ इस वजह से कि हम जिस दौर में है, जब बोलते हैं ना कि ज्यादा जब मार होती है, मतलब वाटर जब 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल हो जाता है, तब उठ जाता है। तो ये लोग जितना वार करेंगे, उतना ही आंदोलन रास्ते पे आएगा। ये लोग संसद में है, हम रास्ते में है, पावर हमारे पास ज्यादा है, क्योंकि हम 99% है, वो सिर्फ 1% है। ये लड़ाई 1% वर्सेस 99% की है। और भगत सिंह का जो विचार था वही था कि कुछ लोग नल का पानी नहीं पीते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं, और कुछ लोग उस बोतल को ही मतलब कलेक्ट करके उनका गुजारा करते हैं। इसके खिलाफ हम हैं, और ये व्यवस्था का परिवर्तन जरूर होगा, और ये भगत सिंह के राह पर चल के ही मिलेगा। थैंक यू। सभी साथियों को लाल सलाम, और जो सुन रहे थे काफी देर से, उनको भी मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल। कॉमरेड अपराजिता, संगमित्रा, आप दोनों को भी मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल, हुल जोहार। साथी, सत्यम का टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो कट गए हैं, तो कार्यक्रम जो है हमारी काफी देर से चल रही थी, वो आखिरी पड़ाव पे ही है। तो मैं दो बात अपना रखना चाहता हूँ कि साथी, अभी के माहौल और पहले के माहौल, कल भगत सिंह की जयंती है, हम सब यहाँ पे मनाएंगे, सब जगह आईएसएफ मनाएगी, लेकिन आज अगर सवाल ये है कि आज अगर भगत सिंह होते तो क्या उनको जेल में नहीं डाला जाता? क्योंकि अभी जो हुकूमत जो है यहाँ पे, वो पूरे भगत सिंह को आइडियल मान रही है, कह रही हमारे साथ जो है कि उनका लगातार बहस चलते रहता है। तो क्या आज भगत सिंह होते तो उनको भी जेल में डाला जाता है, जो अभी किया जा रहा है? अगर जो सच बोल रहा है उसको राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही किया जा रहा है, करार करके जेल में उनको घुसाया जा रहा है। तो हमारी जो अभी हम आईएसएफ मेंबर है, जब
हमारी अभी यह काम होनी चाहिए, और जितने लोग हैं सुन रहे हैं जान रहे हैं, कि भगत सिंह के सही विचारों को जमीन पर कैसे लाएं, कैसे उनको बताएं, उस पे हमें मेंशन करके जो है कि काम करना चाहिए। और हमें हमेशा कहा जाता है कि भैया ऐसा प्रोटेस्ट करते रहते हो, ऐसा करते रहते हो, करते कुछ फायदा होता है? तो एक उन लोगों के लिए एक अर्ज है शेर की, जुल्म ज्यादती पे है जुबान खोलेगा कौन, जुल्म ज्यादती पे है जुबान खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप हो गए तो बोलेगा कौन। तो साथी हमें तो अभी जिस तरीके से हम हैं लड़ रहे हैं, और हमें मजबूती के साथ खड़े होने पड़ेगी, क्योंकि अभी जो हुकूमत है वो हमसे काफी स्ट्रांग है। लेकिन हमें भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि दशरथ मांझी का धरती है, और उनको याद करते हुए हमें आज प्रण लेना चाहिए, आज ऐसे लोग जब 3 साथी बैठे हुए हैं तो, कि जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी को याद करते हमें बोल रहे हैं। तो साथियों, मैं जितने साथी थे उनका धन्यवाद करना चाहता दे रहा हूँ, और कॉमरेड अपराजिता जो है काफी अच्छी बातचीत रखी लंबी समय से, कॉमरेड संघमित्रा उनका भी काफी शुक्रिया। और मैं एज आईएसएफ मेंबर एक शेर था वो मैं पढ़ना चाहूंगा। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और करेंगे, मोहब्बत अपने मुल्क से हम जाली नहीं करते, मोहब्बत अपने मुल्क से हम जाली नहीं करते, पुरखों की विरासत को खाली नहीं करते। अभी आज का देखिए राष्ट्रवाद क्या है कि अनभक्ति इतना छाया हो कि जो देश बेच रहा है उसी को आज राष्ट्रवाद की गिनती में किया जा रहा है, जो उसका समर्थन में है, और जो उसके विरोध में वो देशद्रोही। तो मोहब्बत अपने मुल्क से हम जाली नहीं करते, पुरखों की विरासत को खाली नहीं करते, सीने पर चढ़कर बोलना आदत है हमारी, सीने पर चढ़कर बोलना आदत है हमारी, हम तेरी तरह हुकूमत की दलाली नहीं करते। धन्यवाद साथियों, जितने साथी जुड़े थे उन सबका धन्यवाद। शुक्रिया। लाल सलाम, सभी को लाल सलाम।